और आइए बात आज की बड़ी खबर की। योगी के गढ़ में उसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और अल कायदा का आतंकी कैसे घुस गया, बड़ा सवाल यही है। लेकिन योगी राज में आतंक का एनकाउंटर हो गया। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देता आतंकी, उससे पहले योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने आतंकियों को धर दबोचा है। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं योगी की एटीएस ने कैसे आतंकियों को धर दबोचा, कैसे एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो आतंकी छिपे हुए थे। ये देखिए, टारगेट सेट था। एटीएस की टीम पहुंची, हाथों में बंदूक और टारगेट सेट था सीधे आतंकियों की तरफ। छतों पर आप देख रहे हैं, छतों पर बाकायदा फोर्सेस मौजूद थी। पूरे इलाके को घेर लिया गया। जैसे ही जानकारी मिली, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही जानकारी मिली कि राजधानी में दो अलकायदा के आतंकी हैं, वो भी वो आतंकी जो उस संगठन, ये देखिए पूरा टारगेट सेट करके रखा हुआ है, वो आतंकी जो उसामा बिन लादेन के संगठन से जुड़े हुए थे, यानी अलकायदा से जुड़े थे। आइए आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस जगह पर ये आतंकी थे, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आ गया उत्तर प्रदेश का नक्शा और लखनऊ यानी यूपी की राजधानी लखनऊ में काकोरी जगह बताई जा रही है, बताया जा रहा है। ये देखिए, और मैं इसको जूम इन करके अंदर गया तो ये वो इलाका है। दरअसल यहां से कई और हाईवेज जुड़ते हैं। ये जो काकोरी है ये कई और जिलों को आकर जोड़ता है। मैं आपको बताऊं, ये जो काकोरी है ये दुबग्गा चौराहा है यहां पर नजदीक में, और दुबग्गा चौराहा के सीते विहार कॉलोनी में ये आतंकी छिपे हुए थे। और जैसे ही जानकारी मिली कि ये दोनों आतंकी यहां छिपे हुए, फौरन एटीएस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। वो एक्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं, एक्शन शुरू हुआ, उसके बाद कैसे रिकवरी हुई वो भी आपको दिखाएंगे। चारों तरफ से इस घर को घेर लिया गया था और ये ब्रीफकेस लेकर अंदर गए। इसमें वो अत्याधुनिक उपकरण, अंदर पता लगाया जा सके क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या मिला, ये आपको बताएंगे। लेकिन चारों तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया। सोचिए वहां क्या मंजर होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं, ये वो आतंकी है जिनको गिरफ्त में लिया गया है। ये है मिनहाज अहमद, ये दूसरा आतंकी है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर। तो दो आतंकियों को धर दबोचा है एटीएस ने। और आपको बताएं, ये जो आप देख रहे हैं इन आतंकियों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि ये आतंकी 15 अगस्त से पहले, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। इनके टारगेट पर कौन सी जगह थी आपको बताने जा रहे हैं। किन्हें ये दहलाने की साजिश कर रहे थे, ये देखिए जरा। ये आ गया भारत का नक्शा और आपको बताने जा रहे हैं कि अलकायदा उसामा के आतंकियों के निशाने पर उत्तर प्रदेश में अयोध्या था। जी हां, अयोध्या इनके निशाने पर था, अयोध्या को टारगेट करने वाले थे। अयोध्या के अलावा काशी यानी वाराणसी इनके निशाने पर था। और काशी के अलावा आपको बताएं, इनके टारगेट पर तीसरी जो जगह थी वो थी मथुरा। यानी जानबूझकर धार्मिक स्थलों को, जहां धार्मिक जमावड़ा होता है, इन जगहों को निशाना बनाने की तैयारी थी। बाकायदा 7 किलो बारूद भी बरामद हुआ है इनके पास से। आइए अब आपको दिखाते हैं योगी आदित्यनाथ की एटीएस ने लेकिन इनके सारी साजिश को नाकाम कर दिया पूरी तरह से। ये अंजाम देते उससे पहले ही योगी ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। आतंक पर योगी का बड़ा प्रहार। लखनऊ में दो आतंकी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर धमाके की साजिश। रावण की नाभि पर ही हम तीर चलाएंगे, उसकी नाभि के अमृत कलश को नष्ट कर डालेंगे, सुखा डालेंगे। आतंक के खिलाफ योगी का हंटर जारी है। चुन चुन कर आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। यूपी में आतंकियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस का ही नतीजा है कि लखनऊ के काकोरी में जैसे ही अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, एटीएस ने धावा बोल दिया। लखनऊ में काकोरी थाना इलाके के दुबग्गा चौराहे पर जिस तरीके से दहशतगर्दी की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद में कुछ समय पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार एटीएस की टीम ने किस तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। एटीएस की कमांडो कार्रवाई में दो आतंकी गिरफ्तार किए गए जिनका इरादा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को दहलाना था। मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील, इनके नाम प्रकाश में आए हैं।
इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इन आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़े हैं जो अलकायदा के लिए काम करते थे और सीधे सीधे पाकिस्तानी आतंकी उमर हलमंदी के संपर्क में थे। कश्मीर से जुड़े हुए हैं, आतंकियों के तरखाड़ी देशों से भी जुड़े हुए हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकारी नौकरी पर भी थे 2 आतंकी। आतंकियों के नापाक मंसूबों के खुलासे के बाद योगी आदित्यनाथ की एटीएस टीम ने अपना शिकंजा और कस दिया है और उन आतंकियों की तलाश भी तेज कर दी है जो इनके साथ साजिश में शामिल थे और देश को दहलाने का मंसूबा पाले हुए हैं। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कैसे आखिर इनपुट मिले, कैसे सुराग मिले एटीएस को कि आतंकी राजधानी लखनऊ के इस फ्लैट में छिपे हुए हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं। योगी के राज में अलकायदा का आतंकी छिपा हो और वो बच के निकल जाए, ऐसा नामुमकिन है। यूपी एटीएस को जैसे ही मौका मिला फौरन कार्रवाई की और 2 आतंकियों को अपने कब्जे में ले लिया। बाकियों की तलाश भी जारी है। जब से ये कार्रवाई शुरू हुई आतंकियों में हड़कंप है। खबर है कि कई आतंकी उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग चुके हैं, लेकिन उनका भी बचना मुश्किल है। दरअसल यूपी पुलिस को पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी कि अलकायदा से जुड़े कुछ आतंकी धमाके की साजिश रच रहे हैं और उनका इरादा कई शहरों और संवेदनशील इलाकों को निशाना बनाने का है। बस इसी के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस चौकस हो गई। जांच शुरू की गई तो पता यह चला कि इनके तार पाकिस्तान से सीधे सीधे जुड़े हैं और इसके बाद एटीएस ने इन्हें ट्रैक करना शुरू कर दिया और आज लखनऊ के काकोरी इलाके में धावा बोल दिया। एटीएस ने काकोरी में 3 घरों की घेराबंदी की। 3 घर थे वहां पर और वहां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पड़ोसी क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। तीनों की फैमिली अलग अलग है, बस ये पड़ोसी कहा जा सकता है कि पड़ोस के हैं तीनों। सिराज साहब और याद साहब गवर्नमेंट जॉब में थे, वो 5-6 साल पहले लमसम रिटायर हुए हैं। एक लोग अपना बाहर जॉब करते थे। बाहर कहाँ, मतलब देश के बाहर? हाँ, सऊदी में 9 साल पहले वहाँ थे, उसके बाद यहीं रह रहे हैं। तो ये आपने सुना पड़ोसी को। दरअसल अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा आत्मघाती हमले करने का था। ऐसे में यूपी एटीएस से थोड़ा भी चूक होती तो ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते। सूत्रों की माने तो अलकायदा से जुड़े इन आतंकियों का इरादा देश के कई अति महत्वपूर्ण लोगों पर हमले करने का था। इनमें सरकार में बैठे सियासतदां, बड़े बड़े नेता, बीजेपी के सांसदों समेत कुछ बड़े नेता इनके टारगेट पर थे। इस जानकारी के बाद एटीएस और चौकस हो गई थी और उस पर जल्द से जल्द इनके मंसूबे नाकाम करने का दबाव भी था, क्योंकि एक बार वो साजिश में कामयाब हो जाते तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, क्योंकि ये लोग मानव बम के तौर पर अपनी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे। यानी ये इस तैयारी में थे कि मानव बम बनते और कहीं भी जाकर फूट जाते, लेकिन इनकी साजिश योगी ने नाकाम कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं जल्दी से इन आतंकियों के पास से क्या क्या बरामद हुए, क्या क्या बरामद हुआ। तस्वीर दिखाएं उससे पहले आपको बताते हैं क्या क्या इनके पास मौजूद था। देखिए जरा, सबसे पहले आपको बताएं इनके पास से बाकायदा टाइम बम बरामद हुआ है। जी हां, टाइम बम, टाइमर बॉम्ब इनके पास से बरामद हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं एक क्रूड बॉम्ब मिला है इनके पास से, साथ ही साथ 2 प्रेशर कुकर मिले हैं जिसमें बम बनाने की तैयारी थी, प्रेशर कुकर बॉम्ब। इसके अलावा विदेशी पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ है। 7 किलो विस्फोटक भी जब्त हुआ। आप अंदाजा लगाइए 7 किलो विस्फोटक के जरिए कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। कई अहम दस्तावेज भी इनके पास से मिले हैं। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं कि क्या क्या बरामद हुआ है, इनके पास से क्या क्या रिकवरी मिली है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है वो प्रेशर कुकर, जरा मैं दिखाऊं। ये चीजें हैं जो इनके पास से बरामद हुई है। ये देखिए बारूद, ये प्रेशर कुकर, फुल स्क्रीन जरा मैं जल्दी से दिखाऊं। ये प्रेशर कुकर है जो मिला है, अंदर से नया प्रेशर कुकर है बाकायदा बॉम्ब बनाने के लिए। ये देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा था और बॉम्ब बनाने के लिए, बम बनाने के लिए प्रेशर कुकर लेकर रखा गया था। नया प्रेशर कुकर 7 किलो। ये देखिए, ये जैसे ही बॉम्ब स्क्वाड टीम अंदर जो पहुंची थी, देखिए हेलमेट लगाया हुआ है, हेलमेट लगाया वो
शख्स लेकर निकल रहा है, जो बॉम्ब स्क्वाड टीम का सदस्य है, लेकर ये देखिए, ये कुकर आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये प्रेशर कुकर बॉम्ब अंदर से मिला है। बाकायदा एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची अंदर और उसके बाद इन चीजों को लेकर घर से बाहर निकली है। देखिए किस तरह से लेकर जब गेट से बाहर निकला है वो शख्स, उसे आप देख पा रहे हैं, यानी कुछ भी उस दौरान हो सकता था। बाकायदा डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी। आइए अब आपको बताते हैं कि योगी के गढ़ में कैसे अलकायदा घुस गया, ये आपको बताने जा रहे हैं। अलकायदा है क्या भला? सवाल यह है कि देश में अलकायदा अपना पांव पसारने लगा, क्योंकि जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके सीधे सीधे ताल्लुक और तार अलकायदा से। दरअसल अलकायदा ने 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था, यानी भारत में भी अब अलकायदा अपनी गतिविधि बढ़ाएगा। उसने भारत में अपने पांव पसारने की प्लानिंग कर ली थी। खुफिया एजेंसियों ने बाद में इस बात का खुलासा किया कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है, संभल का, जिसका नाम मौलाना असीम उमर है। बहुत पहले असीम उमर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था, जो बाद में अलकायदा से जुड़ गया। कुछ साल पहले मौलाना असीम उमर को अफगानिस्तान में अफगान एजेंसियों ने मार गिराया था, लेकिन उसकी मौत से पहले देश में अलकायदा ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए और इसका केंद्र उत्तर प्रदेश को बनाया गया। सोचिए, केंद्र उत्तर प्रदेश बनाया गया। दरअसल अलकायदा एक खूंखार आतंकी संगठन है जो धार्मिक उन्माद फैलाकर जिहाद के लिए युवाओं को उकसाता है और पूरी दुनिया में आतंकी वारदात को अंजाम देता है। फिलहाल इसका सरगना मोहम्मद अल जवाहिरी है, जो मिस्र का नागरिक है और जिसका मकसद जिहाद के नाम पर आतंक को बढ़ावा देना है और दुनिया भर में दहशत फैलाना है। अलकायदा की नींव ओसामा बिन लादेन ने रखी थी। ओसामा का जन्म सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन लादेन ने आतंक का रास्ता चुना और 1989 में आतंकी संगठन अलकायदा बनाया। 2011 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद अलकायदा सुर्खियों में आया, जिसके बाद अमेरिका ने इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई तेज की और अमेरिका की कार्रवाई में ओसामा बिन लादेन मार गिराया गया। तब लादेन पाकिस्तान के एबोटाबाद में छिपा था, आपको याद होगा। लादेन के बाद अल जवाहिरी इसका सरगना है और दुनिया भर में वही आतंकी घटनाओं की प्लानिंग करता है और जिहाद के नाम पर दहशत फैलाता है। तो सिर्फ योगी ने हथौड़ा नहीं चलाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़े बड़े आतंकियों पर हथौड़ा चलाया है, उनकी दुकानें बंद कर दी हैं। हिजबुल पर मोदी का हथौड़ा चला है, ये आपको बताएंगे कैसे। बाकायदा एनआईए ने आज रेड की है। एनआईए ने आज कश्मीर में कई ठिकानों पर रेड की है, आपको बताएं 5 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया है। वो तस्वीर जल्दी से अगर मैं दिखाऊं, एनआईए की रेड की तस्वीरें। एनआईए ने कश्मीर में रेड की है, बाकायदा टेरर फंडिंग से जुड़े लोगों पर रेड की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कहां रेड की गई है, वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी योगी ने उत्तर प्रदेश में आतंकियों पर लगाम लगाई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस मॉड्यूल के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। एनआईए, देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए ने ये रेड की है। 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किए। आतंक को फंड कर रहे थे ये लोग। टेरर फंडिंग मामले में ये बाकायदा कार्रवाई हुई है, यानी पूरी तरह से शिकंजा कस गया है। जल्दी से मूव करेंगे इसे। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई हुई है, आपको बताते हैं। और कल ही ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप जानते हैं, आतंकी सलाउद्दीन का नाम आपने सुना होगा। सलाउद्दीन तो पीओके में रहता है, लेकिन सलाउद्दीन के परिवार के लोग, उनके बेटे कश्मीर में अब तक रहते थे, कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे थे और अब तक की सरकारें सब बर्दाश्त कर रही थी। धड़ल्ले से वो नौकरी भी कर रहे थे और आतंकी पिता के भी संपर्क में थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबकी नौकरी साफ कर दी। आइए आपको दिखाते हैं हुआ क्या। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा, जिसका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं, सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है सैयद अहमद शकील। सैयद अहमद शकील सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है, जिसकी बर्खास्तगी हो गई है। आतंक पर प्रधानमंत्री का बुलडोजर चला है। ग्राफिक्स मूव करेंगे जल्दी से। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा है सैयद अहमद शकील। आपको बताएं कि शकील आतंकी पिता के संपर्क में था। इसके साथ ही जल्दी से मूव करेंगे, हिजबुल के लिए काम करता था। दरअसल ये सोचिए, अब तक कश्मीर में सलाउद्दीन का बेटा, ये सलाउद्दीन आप देख रहे हैं, ये सलाउद्दीन है और सलाउद्दीन का बेटा कश्मीर में नौकरी कर रहा था, हवाला के जरिए पैसा पहुंचाता था।
मूव करेंगे जल्दी से। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी में था, सोचिए बेटा आतंकी का खुलेआम सरकारी नौकरी कर रहा था, टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहा था, मोदी सरकार ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरा बेटा देखिए, आतंकी का दूसरा बेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नाम शाहिद यूसुफ। शाहिद यूसुफ को भी बर्खास्त कर दिया गया, यानी आतंकी का बेटा सलाउद्दीन का छोटा बेटा सरकारी नौकरी अब तक कर रहा था धड़ल्ले से, आतंकी पिता के संपर्क में था, सलाउद्दीन से संपर्क में था अब तक, और आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस बात के सबूत थे एजेंसियों के पास। एनआईए ने ट्रैक कर ट्रायल किया था बाकायदा, और उसके बाद आपको बताएं कृषि विभाग में सलाउद्दीन का बेटा कश्मीर में नौकरी करता था, यानी पिता आतंकी और बेटा सरकारी पैसे पर जिंदगी जी रहा है। मोदी सरकार ने छोटे बेटे को भी सलाउद्दीन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हथौड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल एक और बॉम्ब डिफ्यूज करने की तैयारी की है, वो है आबादी बॉम्ब। 2 बच्चे राहत, ज्यादा से आफत। अब तैयारी यह है, उत्तर प्रदेश में अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा जनसंख्या नीति लागू की है। जल्दी से आपको बताने जा रहे हैं, अगर यूपी में रहते हैं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे जिनके भी हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति लागू कर दी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लिए नई जनसंख्या नीति का मसौदा पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने सीएम योगी के आदेश पर इस मसौदे को तैयार किया है, जिसके तहत जिन लोगों को 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको कई तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। बड़ी खबर यह है, साथ ही किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं मिलेगी अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, और ऐसे लोग स्थानीय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। मसौदे के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे वाले अभिभावक 77 तरह की, जी हां 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदानों का लाभ नहीं ले सकेंगे। जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, देखिए जरा बड़ी खबर ये, अगर पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और बच्चे 2 से ज्यादा हैं तो उनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें अब प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तीसरी संतान अगर पैदा करते हैं तो जनप्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का भी प्रस्ताव मसौदे में शामिल है। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन तक रद्द करने से लेकर नौकरी से निकाले जाने तक का प्रस्ताव किया गया है। नई जनसंख्या नीति के मसौदे के मुताबिक आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार के उन कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा जिनके 2, यानी प्रमोशन किसे मिलेगा, सुविधाएं भी हैं, 2 या उससे कम बच्चे होंगे तो सरकारी नौकरी करने वाले ऐसे कर्मचारियों को बाकायदा आवासीय योजनाओं में रियायतें मिलेंगी। घर लेंगे तो आपको बाकायदा रियायत मिलेगी। 2 संतानों की नीति अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान, जी हां पूरी सेवा के दौरान अतिरिक्त प्रमोशन भी मिल जाएगा। 2 बच्चे पैदा करने वाले ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें भी कई तरह की छूट दी जाएगी। छूट में क्या क्या शुमार है देखिए जरा, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं हैं तो आपको हाउस टैक्स में छूट मिलेगी, आपको होम लोन में छूट मिलेगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये बड़ा एक्शन है योगी का, जनसंख्या नीति के जरिए क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सवाल ये है, आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जल्दी से आपको दिखाते हैं आखिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों आन पड़ी है। देखिए जरा जल्दी से ग्राफिक्स दिखाएंगे। नई नीति की वजह है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दरअसल लगातार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसको काबू पाने के लिए यह कोशिश की गई। 2011 में 20 करोड़ आबादी थी 2011 में, 2021 में 24 करोड़ हो गई, यानी 4 करोड़ बढ़ गई है। जरूरी सुविधाओं पर दबाव बढ़ गया था लगातार। उत्तर प्रदेश में कई तरह के संकट खड़े हो गए थे यूपी के सामने, पानी की किल्लत शुरू हो गई थी, उत्तर प्रदेश का हाल जानते हैं, बिजली की खपत बढ़ गई थी कि आखिर बिजली कटौती यूपी में हो रही, रोजगार की समस्या पैदा हो गई थी कि यूपी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी बढ़ गई थी यूपी में इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से, शिक्षा में गिरावट आ रही थी लगातार, प्रदूषण बढ़ गया था यूपी में। तो यह वजह रही, दरअसल जरूरत थी कि जनसंख्या नीति को लेकर आया जाए। और बड़ी वजह मैं आपको बताऊं कि यूपी ने कई बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन एक बार फिर से नजर डालिए जरा, यूपी ने कैसे
दुनिया के अलग अलग मुल्क को जनसंख्या में पिछाड़ दिया है। देखिए जरा ग्राफिक्स आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की आबादी कई देशों की आबादी के बराबर है। बेशक बराबर नहीं, मैं कहूंगा ज्यादा है। आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी आपके सामने देखिए जरा, 24 करोड़ यूपी में है। एक मुल्क पाकिस्तान, पड़ोसी मुल्क है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की आबादी भी यूपी से कम है। अगला देश लेकर आइए, 23 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। बांग्लादेश 16 करोड़, यानी उत्तर प्रदेश से कम आबादी बांग्लादेश की है, पड़ोसी मुल्क है। बांग्लादेश में 16 करोड़ आबादी है। तीसरा देश देखिए, ब्राजील की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़, 24 करोड़ यूपी में, यानी ब्राजील से भी आगे है उत्तर प्रदेश। तो ये है यूपी की हालत जो मैं आपको दिखा रहा था। आइए अब आपको बताता हूं कि लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। योगी ने, सोचिए 8 महीने बाद चुनाव है, चुनाव से पहले एक मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि आबादी को कैसे रोका जाए, जो उसके लिए नकारात्मक भी हो सकता है चुनाव से पहले, लेकिन आबादी को जो लोग वोट समझते हैं वो परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। तो योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि यूपी के पिछड़े होने की सबसे बड़ी वजह को जड़ से उखाड़ फेंकना है। कुछ महीने बाद ही यूपी में चुनाव है, इसकी परवाह किए बगैर योगी ने आबादी बम को डिफ्यूज करने का फॉर्मूला लागू कर दिया है। लेकिन आबादी को वोट समझने वालों को योगी का चाबुक जोर से लगा है। ये करना चाहिए, पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के कितने बच्चे हैं, और ये कहें कि ऑपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं, और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं। उसके बाद क्या होगा, और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं। कुदरत करती है तो आप उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, आप अल्लाह के कानून से मुकाबला कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। दुनिया के बड़े देशों को उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में पछाड़ चुका है। इसे रोकने का फैसला कर्मयोगी ही ले सकते थे, लेकिन सुधार की यह पहल विपक्ष को रास नहीं आ रही और वो इस पर राजनीति करने में जुटे हैं। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। अब जब चुनाव आया है तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल सिर्फ यूपी में होगा, पूरे देश के अंदर नहीं होगा। और अगर यूपी में कानून बनता है तो लोग बिहार में जाके बच्चे पैदा कर लेंगे और वापस यूपी में आ जाया करेंगे। कांग्रेस ने भी एक अभियान चलाया था, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कांग्रेस का भी नारा था, उसी को आप आगे बढ़ा रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। संख्या बढ़ती हुई आबादी जो होती है उसमें हमारे पर्यावरण के ऊपर भी असर डालता है, हमारे संसाधन पर जोर पड़ता है। जो लक्ष्य है धीरे धीरे करके हमको 2052 तक हम इसको उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को स्थिर करना चाहते हैं। जाहिर है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति का सिलसिला जारी है और योगी अपने सुधार के संकल्प पर अडिग है और यूपी में नई जनसंख्या नीति का ऐलान हो चुका है। अब आपको सीधी और सरल भाषा में समझाते हैं इससे फायदा क्या होगा। आपकी कितनी तनख्वाह है? 30,000, 40,000? देखिए क्या होता है, दरअसल आपको बताने जा रहे हैं, ये जान लीजिए कि यूपी में आबादी विस्फोट को रोकने के लिए नई नीति लाई जा रही है। उसमें क्या क्या है ये भी हम आपको बता दिया है, लेकिन अगर ये नई नीति आती है तो इससे फायदा क्या होगा यह समझना जरूरी है। इसे समझाने के लिए आपको एक उदाहरण हम दे रहे हैं, जरा इसे समझिए। मान लीजिए कि 2 लोगों का महीने का वेतन है 40,000 रुपए। 2 परिवार आपको नजर आ रहे हैं, एक मेरे दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। अगर दोनों की तनख्वाह है महीने की 40,000 रुपए तनख्वाह है, एक परिवार में सिर्फ 1 बच्चा है, दूसरे परिवार में है 3 बच्चे। अब जरा सोचिए दोनों परिवारों में कितना फर्क आ जाता है केवल बच्चों के आधार पर। जिस परिवार में 1 बच्चा है वो उस बच्चे को अच्छा खाना दे पाएंगे अगर 40,000 तनख्वाह है, बनिस्बत मुकाबले जिस परिवार में 3 बच्चे उनको 40,000 में 3 बच्चों का पेट भरना होगा। लाजमी है कहीं ना कहीं खाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ऐसे ही बात एजुकेशन की कर लीजिए, बच्चे की पढ़ाई, दोनों की तनख्वाह, दोनों परिवार की तनख्वाह 40,000 रुपए है, एक के 1 बच्चा है, एक के 3 बच्चे हैं।
ऐसे ही शिक्षा, जिसके एक बच्चा है उसे एक ही बच्चे की फीस देनी है, वो अच्छे स्कूल में दाखिला कराएगा, लेकिन जिसके 3 बच्चे हैं वो उसी 40,000 में 3 बच्चों को पढ़ाएगा। दाखिला कराने से पहले स्कूल की फीस और अपनी जेब दोनों देखेगा। नतीजा क्या होगा? औसत स्कूल में दाखिला कराना मजबूरी हो जाएगा। यानी आप बच्चे की सेहत से भी खिलवाड़ करेंगे और बच्चे की शिक्षा से भी खिलवाड़ करेंगे। अगली वजह देखिए, बच्चों का स्वास्थ्य बेहद अहम है। अब जिस परिवार के एक बच्चा है वो अपने उस एक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख पाएगा जिसकी 40,000 तनख्वाह होगी और एक बच्चे की परवरिश करनी है। जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वो उस तरह से ध्यान नहीं रख पाएगा, क्योंकि डॉक्टरों की फीस से लेकर बच्चों के टीकाकरण और अस्पताल की फीस की बात मैंने की, इसके अलावा मेडिकल स्टोर का खर्चा, मान लीजिए दवाइयों का, ये सारे इंतजाम करने होंगे जो सीधे सीधे आपकी तनख्वाह पर असर डालेंगे। आधुनिक शिक्षा की बात करिए, पेशेवर शिक्षा की बात करिए, 40,000 जो कमा रहा है तो वो जब शिक्षा देगा, पेशेवर शिक्षा, तो शिक्षा आज के दौर में काफी महंगी है लेकिन जरूरी भी है। ऐसे में जिस परिवार में एक बच्चा है वो उसे अच्छी पेशेवर शिक्षा दे सकता है। थोड़ी प्लानिंग करनी होगी बस। जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं वहां उन 3 बच्चों को एक जैसी उच्च शिक्षा देना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा ये होगा कि यहां भी औसत कॉलेज ही देखना पड़ेगा। तो यानी सीधे सीधे इसका नुकसान क्या है ये मैंने आपको बताया। आइए अब आपको बताते हैं, जल्दी से सुनिए यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। आबादी के लिए हंटर तो योगी ने चला दिया है, क्या यूपी के लोग इसे स्वीकार रहे हैं? क्या यूपी के लोग गुस्से में हैं या उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं? कह रहे हैं ये और पहले होना चाहिए था। सुनिए जरा। जनसंख्या कम होना चाहिए जी, बेहतर फैसला है। सरकार को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम और हमारा सिर्फ एक बच्चा है और हम लोग इसी पॉलिसी के तहत अपनी लाइफ जी रहे हैं और हम चाहेंगे कि देश में और सख्ती से ये कानून लागू हो। मेरे हिसाब से इसको बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था और ये आ रहा है तो बहुत सही कानून है। बहुत अच्छी बात है ये जो गवर्नमेंट ने निकाला है, ये जो कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा है। 2 बच्चे होंगे, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हर आदमी अच्छे से रहेगा और इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। फैमिली को अच्छे से पालने पोसने में आसानी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चे सही रहते हैं और क्या, इसमें लाइन नहीं लगना पड़ती है। जैसे कंट्रोल में लाइन लगी है, अस्पतालों में लाइन लगी है, इससे सीमित रहेगा, हिसाब किताब उसका बना रहेगा। कि आज की डेट में जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी पॉपुलेशन की वजह से आ रही है। अगर करप्शन भी है कहीं तो वो पॉपुलेशन की वजह से है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। जो फैसिलिटीज, मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट भी चाहे तो भी नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो अभी तो नहीं, उसका हमको जो रिजल्ट है वो आगे 10 साल 15 साल में दिखेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वी आर सेक्युलर कंट्री। यहाँ किसी विशेष जाति धर्म से देख के उसको नहीं देखना चाहिए। ये नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, कोई कम्युनिटी हो, दैट शुड बी फॉर ऑल। तो योगी आदित्यनाथ ने आबादी को काबू करने का तरीका खोज लिया है, लेकिन योगी दरअसल अपने कड़े फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। सोचिए, चुनाव नजदीक है, उससे पहले योगी ने फैसला लिया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश को सुधारने के लिए योगी ने क्या क्या फैसले लिए ये आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन से सूबे की कमान संभाली है उस दिन से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का उनका मिशन यूपी शुरू हो गया है। पहले माफिया, फिर यूपी की मूल समस्याओं का समाधान और उसके बाद सूबे के स्वास्थ्य ढांचे को जिस तरह से सीएम योगी ने संभाला है वो वाकई काबिले तारीफ है। सीएम योगी लगातार अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। यूपी में अब तक योगी ने कई कानून बदलाव किए हैं और कई नए कानून बनाए हैं जिनकी जरूरत काफी पहले से महसूस की जा रही थी। सीएम योगी के कार्यकाल में अब तक कौन कौन से बड़े फैसले योगी ने लिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला बड़ा फैसला योगी का था लव जिहाद कानून। लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ कानून लाए। इसके अलावा गोवध अधिनियम योगी आदित्यनाथ लेकर आए। इसके बाद अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई और साथ ही साथ हिंसक भीड़ रोकने का कानून लाए। तोड़फोड़ की भरपाई पर कानून लाए कि अगर तोड़फोड़ करेंगे तो भरपाई भी आपकी जेब से होगी। विवाह पंजीकरण पर भी योगी आदित्यनाथ कानून लेकर आए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ यूपी में यह कानून की जरूरत है? क्योंकि पूरे देश की आबादी तेज रफ्तार से, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि चीन को भी हम पीछे छोड़ देंगे, तो क्या इसी तरह का कानून पूरे देश में लाने की जरूरत है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं, जरा देखिए पूरी दुनिया के मुकाबले हम कहां खड़े हैं।
उत्तर प्रदेश, मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश वो राज्य जो बड़े बड़े मुल्कों से आबादी में आगे हैं, लेकिन भारत भी पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आबादी में कहीं आगे। देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हिंदुस्तान कहां खड़ा है आबादी के मामले में। योगी वाला कानून पूरे देश में चाहिए। 139 करोड़ आबादी भारत की है। अमेरिका देखिए 33 करोड़, कहीं मुकाबला ही नहीं है। 139 करोड़ और 33 करोड़, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरा देश देखिए जरा, रूस 14 करोड़ और आबादी हमारी 139 करोड़, कोई मुकाबला नहीं है। रूस हमसे 5 गुना ज्यादा बड़ा है। चीन देखिए 144 करोड़ और हम 139 करोड़, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ का फर्क है। सोचिए जरा, जो चीन हमसे 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा देखिए ब्राजील, हमारी 139 करोड़ आबादी और ब्राजील की 22 करोड़ आबादी। तो आखिर कैसे रुकेगी आबादी? वक्त आ गया है कि इस पर काबू पाया जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको रिचर्ड की बात बताते हैं, क्योंकि अब आपके लिए अंतरिक्ष में सैर की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, अब आप भी बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि अब तक आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर पहाड़ों पर जाते थे, डिजर्ट यानी रेगिस्तान में जाते थे, वादियों में जाते थे, लेकिन अब तैयारी अंतरिक्ष की हो रही है। यह है रिचर्ड। रिचर्ड ने दरअसल अंतरिक्ष की सैर की तैयारी कर ली है। रिचर्ड उड़ान भर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि अंतरिक्ष के लिए जा चुके हैं रिचर्ड, और बाकायदा अब अंतरिक्ष में सैर की तैयारी शुरू हो गई है। ये देखिए रिचर्ड, इनकी अपनी स्पेस कंपनी है, यानी अब कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अब तक आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पर, अलग अलग जगहों पर सैर करने जाते थे, अब आप जा सकेंगे अंतरिक्ष में भी। क्या तैयारी अंतरिक्ष में भेजने की, जरा आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए क्या खर्चा आएगा, कैसे स्पेस में जाएंगे। रिचर्ड जा चुके हैं स्पेस में। अभी कुछ वक्त पहले 8:30 बजे वो स्पेस के लिए निकले हैं। 100 किलोमीटर तक स्पेस में जाएंगे। तो आम लोग अब अंतरिक्ष की सैर कर सकेंगे। बड़ी खबर यह है, अब हर आदमी अंतरिक्ष पर जा सकेगा। अमेरिका में शुरू होगा स्पेस टूरिज्म। जी हां, कीमत थोड़ी ज्यादा है, आपको बताऊं 1,90,00,000 रुपए खर्चने होंगे अंतरिक्ष की सैर के लिए। जी हां, 1,90,00,000। 1.5 घंटे में अंतरिक्ष की यात्रा होगी। धरती से 97 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, जहां से पृथ्वी गोल नजर आएगी। ऊपर जाने के बाद यात्रा में मोबाइल की इजाजत नहीं होगी, नुकसान ना हो इसलिए प्रतिबंध होगा। गुरुत्वाकर्षण ना होने पर नुकसान हो सकता है। और आपको बताएं, सेल्फी के लिए यान में कैमरे लगे होंगे, 2 अन्य कैमरे भी रिकॉर्डिंग पर होंगे। अंतरिक्ष में पहुंचने पर भारहीन महसूस करेंगे, आपको लगेगा आपका वजन ही नहीं है। 4 मिनट तक आप वेटलेस महसूस करेंगे। आइए अब आपको बताता हूं कि अंतरिक्ष में सैर कैसे होगी, रिचर्ड कैसे गए अंतरिक्ष में, जरा जल्दी से आपको ये बताता हूं। आज रिचर्ड, तो अब धरती के साथ ही आप अंतरिक्ष में भी सैर के लिए जा सकेंगे, लेकिन ये होगा कैसे आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया स्पेस टूरिज्म की तरफ बढ़ रही है, यानी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए, और इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क। इन सब में सबसे आगे हैं वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन। इसी कड़ी में रिचर्ड अब से कुछ वक्त पहले 8:30 बजे रिचर्ड दुनिया यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए गए हैं। ब्रैंसन ने अपने 5 साथियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा की। रिचर्ड के इस टूर में उनके साथ भारत की बेटी सिरिशा बांदला भी थी। 34 साल की सिरिशा एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं और वो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई हैं। इस यात्रा के साथ ही अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस भी जल्द अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं और 20 जुलाई को बेजोस अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। बेजोस की कंपनी में स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही है और मतलब अगर यात्रा सफल रही तो उनकी कंपनी भी जल्द आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाएगी। तो आपको बताएं, रिचर्ड जा चुके हैं, बेजोस 20 जुलाई को जाएंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।